नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर्स के 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से यह करंट अफेयर्स आपके लिए गैदर किया गया है। पहला न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, यह न्यूज़ है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से संबंधित यह न्यूज़ है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने हैश प्ले ट्रू एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हैश प्ले ट्रू। इसका पर्पस ही है, आप देख पा रहे होंगे, जो डोपिंग से संबंधित जानकारी प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को देना और जो उसके कोच होंगे उनको देना, ताकि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट खेल का आयोजन किया जा सके। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत ने 12 से 133 से अधिक प्रतिभागियों को हैश प्लेट 12,133 होगा से अधिक प्रतिभागियों के साथ हैश प्लेट ट्रू अभियान का आयोजन किया है। हैश प्लेट ट्रू अभियान एथलीटों, कोचों और संपूर्ण खेल समुदाय को डोपिंग रोधी नियमों के गहन समझ को विकसित करना या निष्पक्ष खेल तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। एग्जैक्टली द हैश प्ले ट्रू कैंपेन एम्स टू हेल्प एथलीट्स, कोचेस एंड द इंटायर स्पोर्ट्स कम्युनिटीज। स्पोर्ट्स में जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं, जितने भी उसमें व्यक्ति शामिल हैं, सभी को इसमें शामिल किया था। डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स एंड प्रमोट फेयर प्ले एंड हेल्दी कंपटीशन। स्वस्थ कंपटीशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है हैश प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है। यह एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन का पार्ट यह हो सकता है हैश प्ले ट्रू अभियान जो है इसका आयोजन, यह जो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, यह किसके द्वारा किया गया है, यह नाडा के द्वारा किया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किया गया था। ये दो पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के पार्ट हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा। नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज हमारा कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह भी। वन और आदिवासी अधिकारी कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, एक अवार्ड है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड 24, किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला को दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट है यह, आलोक शुक्ला को किस क्षेत्र के कार्य, जनरली जब जिस तरह के अवार्ड हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें केवल अवार्ड से ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं। पहले पूछा जाता था यह पुरस्कार किसको मिला, लेकिन अब उसके साथ साथ उसके आसपास के सारे इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जाता है। जैसे यह पुरस्कार किन क्षेत्रों में दी जाती है, यह अवार्ड जो है यह किस संस्था के द्वारा दी गई है, और इस अवार्ड के तहत क्या क्या दिया जाता है, मींस जो भी राशि दी जाती है उसका क्या अमाउंट होता है। इस तरह के इंफॉर्मेशन को भी गैदर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस आलोक शुक्ला को यह गोल्डमैन पर्यावरण इन्वायरमेंटल अवार्ड 24 जो मिला है उसमें क्या क्या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है। तो द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन नोबेल प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि यह पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है। ऐसे भी पर्यावरण के क्षेत्र में इस तरह के इनिशिएटिव अप्रोच लिए जाते हैं, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पर्यावरण प्रोटेक्शन, पर्यावरण में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण अवनयन हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छोटे से छोटे स्टेप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जरूर हम लोगों को वैसे न्यूज को जरूर अपने प्रिपरेशन का पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा था। आपसे यह भी एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, ग्रीन नोबेल अवार्ड किस अवार्ड को कहा जाता है, तो विच इज गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड को ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है, जो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन, एक संस्था है, उसके द्वारा दी जाती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, हो सकता है सब्जेक्टिव पैटर्न रहा है क्वेश्चन का। तो एक ऑप्शन आपका यह भी हो, इसकी स्थापना 1989 में रियर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। रियर्ड और रोंडा गोल्डमैन के द्वारा 1989 में की गई थी इसकी स्थापना, जो
गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, यह किसको मिला है? यह आलोक शुक्ला को मिला है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, आलोक शुक्ला को यह अवार्ड किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है और यह अवार्ड किस किस क्षेत्र के लोगों को दी जाती है? तो इसका भी यह भी है हमारे पास इंफॉर्मेशन। यह 6 क्षेत्र में, विश्व के 6 क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह दी जाती है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। और अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन में अगर इस तरह के एक्टिविटीज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई काम किए जाते हैं तो यह गोल्डमैन अवार्ड नहीं मिलेगा। यह केवल एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के क्षेत्रों में दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी, या ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भी काम करने पर यह अवार्ड नहीं दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह किस क्षेत्र में, विश्व के किन किन क्षेत्रों में यह इस तरह के अवार्ड दी जाती है, किन किन क्षेत्र के लोगों को और किन किन क्षेत्रों में काम करने के लिए यह पुरस्कार दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यह 6 क्षेत्र है जिसमें हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आपको डाल दे, अंटार्कटिका डाल दे, आर्कटिक डाल दे कंफ्यूजन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में इस तरह के अवार्ड नहीं दी जाते हैं। उस क्षेत्र में काम करने के लिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा में कोई काम करता है तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड की जगह कोई दूसरा अवार्ड है जो वह दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यह। इसमें जो है, जो विनर होते हैं उसका सिलेक्शन कैसे होता है? एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक मंडल होता है क्या के द्वारा की जाती है और पुरस्कार की राशि में 2 लाख अमेरिकी डॉलर दी जाते हैं। अमाउंट कितना होता है? 2 लाख अमेरिकी डॉलर। और विनर्स आर सेलेक्टेड बाय एन इंटरनेशनल जूरी, एक इंटरनेशनल जूरी एस्टेब्लिश्ड होता है और उसके द्वारा विनर का सिलेक्शन होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के आलोक शुक्ला को यह अवार्ड मिला है। आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है? आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव वनीय क्षेत्र में कोयला खदान, वहां से बहुत सारे कोल माइनिंग है, उस कोल माइनिंग के कारण होने वाले बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा था उसके कंजर्वेशन के दिशा में आलोक शुक्ला के द्वारा बड़े पैमाने पे कार्य किए गए हैं। इस और इन्हीं कार्यों के लिए इन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया गया है। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसमें 3-4 चीजों को आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अवार्ड से आपके क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन से क्वेश्चन होते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑब्वियस ही बात है, आलोक शुक्ला को दी गई है अवार्ड। किसको दी गई है? आलोक शुक्ला को। दूसरा, इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा था क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की दिशा में, जैव विविधता के संरक्षण दिशा में यह कार्य करता है, इसलिए इसको ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। अब इस अवार्ड की स्थापना 1989 में गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा रियर्ड और रेंडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर यह किस क्षेत्र के लोगों को दी जाती है, विश्व में किन किन देश महाद्वीप के लोगों को और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए दिया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन को छोड़ करके 6 जो इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड के, उस क्षेत्र के लोगों को और उस क्षेत्र में काम करने के लिए यह दिया जाता है। फिर आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है, यह आलोक शुक्ला को यह अवार्ड जो दी गई है, यह पुरस्कार जो दी गई है, किस क्षेत्र के लिए दी गई? तो ऑब्वियस ही बात है, इसका संबंध भारत से। भारत में भी छत्तीसगढ़ में हंसदेव की पहाड़ियां क्षेत्र है जो कि कोल माइनिंग के लिए फेमस है और उस कोल माइनिंग के कारण बायोडायवर्सिटी में होने वाले लॉस के कारण और उसके संरक्षण दिशा में आलोक शुक्ला के द्वारा बहुत बेहतरीन काम किया गया, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें इस अवार्ड के अंतर्गत इनको 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई है। सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो की पॉइंट में आप इसको ध्यान रखेंगे, आलोक शुक्ला गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड 2 लाख अमेरिकी डॉलर अवार्ड के रूप में। फिर जो है 1989 में यह अवार्ड स्टार्ट हुआ है। दूसरा, यह ग्रीन नोबेल अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड है जिसमें विश्व के 6 क्षेत्र के लोगों को यह अवार्ड दी जाती है। सारे की पॉइंट्स के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हम देखेंगे तीसरा न्यूज हमारा है इरेडा से रिलेटेड है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यह क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की दिशा में कोई भी नया डेवलपमेंट हो तो हमारा जरूर क्वेश्चन का पार्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करने का यह तरीका होता है, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहा था, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स है तो उसको हम लोग जरूर कवर करें। साथ ही साथ जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याएं हैं और या फिर जो है सेंसिटिव क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित अगर कोई डिफेंस एरिया है, उस क्षेत्र से संबंधित अगर कोई न्यूज आता है तो वह हमारे एग्जाम का पार्ट होता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में
भारत सरकार के द्वारा ही नहीं, विश्व के द्वारा बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए गए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा अगर कोई कदम उठाया गया तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का पार्ट जरूर होता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को कलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं यह क्या है। इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। एग्जैक्टली कंपनियां होती है मिनी रत्न और नवरत्न। ये आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में मेरे आप जरूर बताएंगे कैसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, और मिनी रत्न और नवरत्न के लिए क्या क्या उसके लिए कैपिटल एसेट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को क्या दिया गया है, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब इरेडा से रिलेटेड कुछ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इरेडा की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में की गई थी। क्या स्टेटस था इसका, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में था, और यह नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडरटेकिंग में यह काम करता है। कौन, इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इंपॉर्टेंट है यह न्यूज, तीनों ही न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको इससे यह भी समझ में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही होगी, समझ विकसित हो रही होगी जो न्यूज में कैसे न्यूज को हमें गैदर करना चाहिए। देखिए न्यूज करंट अफेयर्स की यह क्लास हो रही है, इस क्लास के 3-4 ऑब्जेक्टिव। एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका सॉल्यूशन जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए 70 बीपीएस, साथ ही साथ आपकी वह क्षमता विकसित की जाए, आपके अंदर वह टेंडेंसी डेवलप की जाए, आपके अंदर वह स्किल डेवलप की जाए जो आप न्यूज को खुद से फिल्टर कर लें, जो कैसे न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, कैसे न्यूज को हमें कवर करना चाहिए, इकोनॉमिक्स के कैसे न्यूज को हम कवर करें, ज्योग्राफी के कैसे न्यूज को कवर करें, स्पोर्ट्स को कैसे न्यूज को कवर करें, अवार्ड से कैसे न्यूज को कवर करें। तो इन सब चीजों पे भी यहाँ पे अगर आप इसको कंटिन्यू वे में देखते हैं और इसकी चीजों को समझते हैं, करंट अफेयर्स की चीजों को, तो आप आसानी से न्यूज को फिल्टर कर सकते हैं, न्यूज में इलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा न्यूज हमें पढ़ना है, कौन सा न्यूज हमें नहीं पढ़ना है। तो आइए इसके साथ ही हम लोग चौथा न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आज का क्या है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखेंगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह डिफेंस सेक्टर से है। पूर्वी लहर नामक सैन्य अभ्यास, अब इंपॉर्टेंट है, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पूर्वी लहर। अब पूर्वी लहर की जैसे ही बात करेंगे तो हो सकता है आपके मन में यह आए, या हीट वेव हो सकता है, या कोई ओशन करंट हो सकता है, या कोई साइक्लोनिक कंडीशन था। लहर वर्ड जनरली हम लोग क्लाइमेट से ही संबंधित रख के ये करते हैं, लेकिन ये पूर्वी लहर जो है या क्या है, यह डिफेंस एक्सरसाइज है। पूर्वी लहर नामक सैन्य अभ्यास का संबंध भारत के पूर्वी तट से, यह तो दोनों कनेक्टेड है, पूर्वी लहर और ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जिसे भारतीय नौसेना के द्वारा, इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या किया गया है, या ऑर्गेनाइज्ड, इंडियन नेवी के द्वारा क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। लेकिन इसमें भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान, भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान तटरक्षक बल के जहाजों और पनडुब्बियों के विमानों और विशेष बलों ने अभ्यास में भाग लिया। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया, इंडियन एयरफोर्स, अंडमान निकोबार के कमान जो कोस्टल ये है नेवी कोस्ट गार्ड है, उसने भी इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, और जो सबमरीन्स होते हैं उस कोस्ट गार्ड और सबमरीन्स ने भी इसमें भाग लिया है। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हमें जानना चाहिए, जो हमें याद रखने के लिए है, वह क्या है, पूर्वी लहर क्या है, पूर्वी लहर एक डिफेंस एक्सरसाइज है which, जो कि कहाँ हुआ है, वह पूर्वी तट पे हुआ है, और इसको किसने कंडक्ट किया है, भारतीय नौसेना ने कंडक्ट किया। ध्यान रखना है इसमें एयरफोर्स का भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन कंडक्ट किसने किया है, इंडियन नेवी ने किया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कंफ्यूज कर सकता है, आप कर सकते हैं आपको इसमें। फिर इसका उद्देश्य क्या है, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस अभ्यास का उद्देश्य है क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारी का आकलन करना, मींस ओशियन सिक्योरिटी को क्या करना और मजबूत करना। अगर एक लाइन में बोला जाए तो ओशियन सिक्योरिटी को मजबूत करना और ओशियनिक क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में जो चैलेंजेस आते हैं, हाल के दिनों में हिंद महासागर में भारत के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। चीन की जो हिंद महासागर में अग्रेसन पॉलिसी है, साथ ही साथ जो समुद्री लुटेरे सब से संबंधित चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को इस आकलन करना और कैसे उसके पर त्वरित कार्रवाई की जाए, इमीडिएट रिएक्शन किया जाए, इस एक्सरसाइज का यही उद्देश्य था। और इस दिशा में भारत के डिफेंस को क्या करना है, मजबूत करना है। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 है,
एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए ट्राइब से कल भी हमारे पास न्यूज है, कल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ट्राइब से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी रैंडम ट्राइब नहीं उठा लिया जाता है। जनजाति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारी जनजातियां हैं, किसी भी जनजाति से क्वेश्चन, जो जनजाति हमारे करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहा वैसे जनजाति। तो कल भी हम लोगों ने 2 जनजाति को डिस्कस किया था प्रीवियस न्यूज में, और आज भी एक जनजाति है जिसका संबंध इस न्यूज से है। क्या है यह? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले मूड़िया जनजाति। इसको मूड़िया जनजाति भी कहीं कहीं लिखा रहता है। मूड़िया जनजाति के साथ दोनों राज्यों का मतदाता कार्ड है। दैट मीन्स क्या है? वोटर कार्ड्स इसके पास 2 स्टेट्स के हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में इसका निवास है, और दोनों का वोटर कार्ड है। एक उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, एक वोटर कार्ड से वो अपने वोट कास्ट कर सकते हैं, और दूसरा उनके जन्म के संदर्भ में मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 2 वोटर कार्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा था किस ट्राइबल कम्युनिटी के पास है, तो मुड़िया ट्राइबल कम्युनिटी के पास 2 वोटर कार्ड है, एक आंध्र प्रदेश का, दूसरा छत्तीसगढ़ का। एक वोटर कार्ड से वह वोट कास्ट कर सकता है, मीन्स अपने मत का प्रयोग कर सकता है, और दूसरे वोटर आईडी से वह अपने जन्म प्रमाण पत्र वैसे चीजों को वह बनवा सकता है, मीन्स बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसको उसके लिए वह यूज कर सकता है। तो इसके अलावा मुड़िया ट्राइब के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। मुड़िया ट्राइब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का ये नक्सल इफेक्टेड एरिया रहा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, सालवा जूडम मूवमेंट रहा है, उसमें भी मुड़िया ट्राइब को लेकर के सालवा जूडम मूवमेंट, और सालवा जूडम मूवमेंट जो था बेसिकली नक्सलियों के अगेंस्ट एक प्राइवेट आर्मी बनाई गई थी, और उस प्राइवेट आर्मी और मुड़िया ट्राइब के बीच कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सारे न्यूज देखने को मिला है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या है, इसका और क्या न्यूज का इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसमें आप देखेंगे नक्सल की अगर हम लोग बात करें, नक्सल एरिया यही वह क्षेत्र है जो रेड गलियारा का क्षेत्र है, यह नक्सल का पूरा प्रभावित एरिया है। यहाँ पे 2 फिगर आपको दिख रहा होगा, यह रेड गलियारा है। रेड गलियारा का एक्सपांसन अगर देखा जाए तो यह तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, तिरुपति से लेकर और यह नेपाल में पशुपति तक है। और मुड़िया ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इस सीमावर्ती क्षेत्र में मुड़िया ट्राइब का हेबिटेंस है। इसके पास 2 वोटर कार्ड है, एक छत्तीसगढ़ का, दूसरा आंध्र प्रदेश का। मैंने एक फिगर और डाल रखा है। अगर नक्सलिज्म की हम लोग बात करें तो नक्सलिज्म से एक और कनेक्टिविटी हाल के दिनों में भी न्यूज में आया है, और ऐसे भी न्यूज में चर्चा में रहता है। और इंडियन होम मिनिस्ट्री का भी रिपोर्ट है, भारतीय गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है। नक्सलवाद एक हमारी घरेलू समस्या थी, लेकिन उसका अंतरराष्ट्रीय अब क्या हुआ, कनेक्टिविटी डेवलप हुआ है। तो इसी से संबंधित यह 1-2 फिगर है, जिसमें आप देखेंगे ये जो फिगर है यह गोल्डन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन ट्रायंगल जो है बेसिकली भारत का सीमावर्ती क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जो अफीम का सबसे अफीम प्रोडक्शन और अफीम व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र है यह गोल्डन ट्रायंगल। और इधर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक और एरिया बनता है जिसका नाम है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट 2 इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है जो यूज हुआ है। यह किसके लिए? अफीम के ट्रेडिंग के लिए, अफीम व्यापार के लिए यूज हुआ है। गोल्डन क्रिसेंट का संबंध ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आप लोग याद रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, यह गोल्डन ट्रायंगल का। और कहा जाता है ये नक्सल का एरिया है, जैसा कि यह फिगर में आपको दिख रहा होगा। यह रेड गलियारा है जो तिरुपति से पशुपति तक फैला हुआ है, नेपाल तक फैला हुआ है। इस रेड गलियारा के नक्सलिज्म का रिलेशन इस हैंडलर से है, मींस गोल्डन ट्रायंगल के जो ड्रग्स ट्रेडर्स हैं उसके साथ है, और इसके साथ है गोल्डन क्रिसेंट के ड्रग्स ट्रेडर के साथ है। यह होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुड़िया ट्राइब जो है वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र से संबंधित यह न्यूज है। रेड गलियारा में इनका हैबिटेट है, और कभी यह नक्सली गतिविधि में इन्वॉल्व रहे हैं, और आज यह मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। सालवा जूडम मूवमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रहा था इनका, सालवा जूडम मूवमेंट प्राइवेट आर्मी था, कभी उस कारण भी न्यूज में रहे थे ये। और क्योंकि नक्सल के बारे में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो नक्सल के एक्सपांसन और नक्सल की वर्तमान स्थिति और उसकी भी बात हम लोग कर लें। नक्सल के एक्सपांसन की बात करें तो नक्सल एक घरेलू समस्या थी, लेकिन उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध डेवलप हुए, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, भारत सरकार के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है,
जो बहुआयामी रणनीति, मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी में देखेंगे आप सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों ही पॉलिसी मींस लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जीरो टॉलरेंस, और सॉफ्ट पावर में डेवलपमेंट, नक्सली क्षेत्र में बड़े पैमाने पे विकास के कारण, जिस कारण से नक्सली क्षेत्र में क्या हुआ है, अंकुश लगा। लेकिन हाल के दिनों में भी छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सली घटनाएं देखने को मिली है, और उसी संदर्भ में और वर्तमान समय होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह मुड़िया ट्राइब क्या रहा है, चर्चा में रहा है। चलिए हम लोग दूसरे न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है? नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक पोत, हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने ट्विन कैरियर ऑपरेशन में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यह ट्विन कैरियर ऑपरेशन फैसिलिटी जो है, यह जो है ट्विन कैरियर ऑपरेशन सुविधा और जो इस तरह की विशेषता है, यह कुछ चुनिंदा राष्ट्रों के पास है। जैसे भारत ने भी इस एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, यूएसए के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है। ऐसे देशों के पास यह ट्विन कैरियर ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन में भाग लेने की क्षमता है। तो भारत ने भी भारतीय नौसेना के 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, दोनों इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों ने इसमें भाग लिया। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन हो सकता है, जो ट्विन कैरियर ऑपरेशन में भारत के कौन से दो विमान वाहक पोतों ने, 2 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, इस दोनों ने भाग लिया। इसमें दोनों वाहकों से MiG-29-1 लड़ाकू जेट को एक साथ टेक ऑफ करने तथा उसके बाद उनकी क्रॉस डेथ लैंडिंग शामिल थी। ठीक है, एक साथ टेक ऑफ और एक साथ लैंडिंग की क्षमता इस ट्विन एक्सरसाइज में किया जाता है। ट्विन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्सरसाइज जब होते हैं तो उसमें एक साथ टेक ऑफ और एक साथ लैंडिंग की बात होती है, यह इसकी विशेषता होती है। तो यह किया गया जिसमें दोनों विमान MiG-29-1 लड़ाकू जेट के एक साथ एक टेक ऑफ करने तथा उसके बाद उनकी क्रॉस डेथ लैंडिंग शामिल थी। तो इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट से अधिक इंपॉर्टेंट है कौन से 2 विमान वाहक पोत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। यह क्षमता केवल चुनिंदा राष्ट्रों के पास मौजूद है, एग्जैक्टली इसके पास है, भारत के पास, भारत ने इसको एक्सरसाइज किया है, अमेरिका के पास है, चीन के पास है, रूस के पास है, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के पास ही केवल यह क्षमता विकसित है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग मूव करते हैं। न्यूज नंबर 7, न्यूज नंबर 7 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है यह? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, 29वें पार्टियों के सम्मेलन 2024 के अंत में अजरबैजान, कैपिटल ऑफ अजरबैजान कहाँ है? बाकू है, अजरबैजान में होगा। कहाँ होगा यह? बाकू, अजरबैजान में होगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज विल बी हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान 24। यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया आपका, यह स्टेटमेंट भी अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी वह तो क्वेश्चन का पार्ट होगा, ऑप्शंस में वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहां सम्मेलन होगा यह इंफॉर्मेशन भी आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, किन किन एजेंडा को इसमें शामिल किया गया है, तो आइए देखते हैं। इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण विषय उभरा है, जो एजेंडा है वह क्या है, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, कलेक्टिव ऑन क्लाइमेट फाइनेंस NCQG, जलवायु चुनौती से निपटने विकासशील देशों के लिए संसाधनों के संग्रहण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल था। यह जो है इसका पूरा मीनिंग है, जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, इसका संबंध है विकसित देशों के द्वारा विकासशील देश में जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जो वित्तीय सुविधा, जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाती है, वह एजेंडा है इस सम्मेलन का, जो कहां होगा, यह होगा अजरबैजान बाकू में 2024 में। तो अब इसमें क्या है, इसके बारे में और आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी। NCQJ एक नया वार्षिक वित्तीय लक्ष्य है जिसे विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की जलवायु वित्त प्रदान के लिए, मींस क्लाइमेट के क्षेत्र में जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा प्रदान करने के लिए 2025 से पहले पूरा करना होगा। यह क्या था, यह प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूर्व प्रतिबद्धता के साथ
होगा, जिसे विकसित देश ने वर्ष 2009 में देने का वचन किया था, लेकिन इसे पूरा करने में विफल रहा। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, 2009 में डेवलप्ड कंट्री ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर एक फंड ग्रांट किया था, इसके लिए जो विकासशील देश में क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके थ्रेट से बचने के लिए, चुनौतियों से बचने के लिए। और कमिटमेंट विकसित देश ने किया था, जिसमें सबसे पहले अमेरिका उससे क्विट किया था, आपने न्यूज में सुना होगा। बाद में हालांकि जब से जो बाइडेन की सरकार आई है फिर से अमेरिका इसमें शामिल हुआ है, लेकिन इस कमिटमेंट को विकसित देशों ने पूरा नहीं किया। तो अजरबैजान में जो समिट हो रहा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का, उसमें यह एजेंडा महत्वपूर्ण होगा। जो प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात थी वह जो है वह कंटिन्यू किया जाए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपके मेंस के टेल के फॉर्म में आए। जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम, जो वर्ल्ड लेवल के जो स्टेप्स हैं, उस स्टेप में बहुत सारे कदम उठाए गए। तो वन ऑफ देम इज ये, इसमें से आप एक पॉइंट ले सकते हैं UNFCCC का यह स्टेप। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक पॉइंट बन सकते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित टॉपिक में, और प्रीलिम्स के लिए यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जिसमें यह सम्मेलन कहां होगा और सम्मेलन के मुख्य प्रावधान क्या होंगे। और सम्मेलन होगा तो हो सकता है उस समय और कुछ इसका आउटकम आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल कहां है? बाकू है, आप देख पा रहे होंगे अजरबैजान। ईरान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये कैस्पियन सी है। और अजरबैजान आप यहां देखेंगे, अजरबैजान और अर्मीनिया। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, बाकू एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड रिफाइनरी सेंटर भी है। और अजरबैजान और अर्मीनिया भी न्यूज में रहा था, कुछ दिन पहले भी यह न्यूज में रहा है। और इसमें न्यूज में रहने का जो ये है वह है आपका नारगोना कारावाक इशू। नारगोना कारावाक जो एक जगह है वह अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच है, और इसको लेकर के दोनों के बीच वार भी हो चुके हैं, और हाल में भी यह न्यूज में रहा है। तो आप अजरबैजान में यह हो रहा है, और अजरबैजान से संबंधित और यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन भी हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो आप लोग जरूर इसको मैप पे एक्सरसाइज कीजिएगा, और हम लोग किसी और करंट अफेयर्स में हो सकता है इस मैप को और डिटेल्स में पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के साक्सगाम घाटी को चीन द्वारा सड़क निर्माण गतिविधियों पर एक बार पुनः चिंता व्यक्त। एग्जैक्टली भारत सरकार ने अपोज किया है जो चाइना के द्वारा साक्सगाम वैली में अपने रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यह साक्सगाम घाटी हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। इसको 1963 में ही पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया था। यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है, और भू सामरिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर साक्समान घाटी के निकट है, आप देख पा रहे होंगे यह अक्साई चीन का क्षेत्र है, और यहाँ पे यह जो एरिया है यहाँ से यह साक्सगाम घाटी है, जो क्या है, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर के क्लोज है, और भू सामरिक दृष्टिकोण से क्या है, यह महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे चाइना के साथ भारत का जो विवाद है वह विवाद एक चाइना और भारत के विवाद के कारण विवाद है। दूसरा विवाद जो है वह पाकिस्तान ने भारत को चीन के साथ विवाद में क्या किया है, उलझाया है, इस तरह का मामला है। जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत कश्मीर है, वह पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का मुद्दा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, उसमें उसको ट्रायंगुलर डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, उसमें उसके कुछ क्षेत्र को क्या किया, चीन को दे दिया, जिसमें एक साक्सगाम वैली है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहने वाला है। इसमें और अगर आप देखेंगे भारत चीन विवाद में, तो इसमें एक दो चीजें और आपको देखने को मिलेंगी। जो भारत चीन का सीमावर्ती विवाद जो है वह आपका LOC LAC लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से संबंधित विवाद है। आप चलते चलते इस इंफॉर्मेशन को भी यहां देख लीजिए। भारत और चीन के बीच विवाद है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है। अरुणाचल प्रदेश के डिस्प्यूट में आप देखेंगे यह जो है यह मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन को चीन मान्यता नहीं देता है, चीन नहीं मानता है मैकमोहन लाइन। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यह भी इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन लाइन किन दो देश के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। यह कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। मैकमोहन लाइन पर चाइना का स्टैंड है। जो मैकमोहन लाइन चूंकि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में लाइन यह बनाया गया है, लाइन यह खींचा गया है, और उस समय इस लाइन के लिए एग्रीमेंट भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा और तिब्बत के द्वारा हुआ था। तिब्बत सरकार के द्वारा यह एग्रीमेंट हुआ, और चाइना चूंकि तिब्बत को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में दर्जा नहीं देता है, इसलिए चाइना मैकमोहन लाइन को
स्वीकार नहीं करता है। तो इसको लेकर के और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, आप न्यूज में देखेंगे। हाल के दिनों में भी आया था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए नॉर्मल वीजा इशू नहीं किया था, नत्थी वीजा जारी किया था। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के विवादास्पद क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को अपना नॉर्मल वीजा इशू नहीं करता है। कौन सा करता है? स्टेपल वीजा, नत्थी वीजा उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीजा इशू करने के बाद तो वह ऑफिशियली यह एक्सेप्ट कर लेगा जी यह विदेशी नागरिक है, इसलिए। और कुछ दिन पूर्व इससे संबंधित एक विवाद रहा था। भारत के कुछ स्पोर्ट्समैन थे जिनको चाइना ने वीजा इशू नहीं किया था, नत्थी वीजा दिया था, जिस कारण से वो चाइना में खेलने नहीं गए थे, उन्होंने उसका अपोज किया था। ये मैकमोहन लाइन है। फिर आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर में भी डिस्प्यूट है। बेसिकली यह डिस्प्यूट लाइन ऑफ कंट्रोल का नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अर्थात ये जो डिस्प्यूट है, अब सेंट्रल सेक्टर का डिस्प्यूट और ईस्टर्न सेक्टर का डिस्प्यूट देखेंगे तो यहाँ का संबंध क्या है? फ्रंटियर से, बॉन्ड, सीमांत से, सीमा से नहीं है। ये जो है ये सीमा से संबंधित विवाद है, और यहाँ पे क्या है? सीमांत से संबंधित विवाद है। ये आपको मेंस में चीजें आपको हेल्प करेंगी आईआर को पढ़ने में। सीमा और सीमांत के बारे में अगर समझना है आपको तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। भारत और चीन के बीच एक फिंगर एरिया को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। फिंगर 4 है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, या माउंटेन्स है। बेसिकली माउंटेन्स का नाम दिया गया फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4। ये फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल है, और फिंगर 8 तक जो है यह चीन का कंट्रोल है, यह चाइना का टेरिटरी है, और यह इंडिया का टेरिटरी है। और इस लाइन को कहा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां तक भारत का नियंत्रण है, और यहां तक किसका नियंत्रण है? चाइना का नियंत्रण है, फिंगर 8 के इधर। और ये जो एरिया है, ये एरिया सीमांत है। यही मैंने बोला, यहाँ का जो ये जो विवादास्पद क्षेत्र है, यहाँ पे सीमा से संबंधित विवाद नहीं है, यहाँ पे सीमांत है। आप पढ़ेंगे आईआर में, बॉर्डर और फ्रंटियर, यह किससे संबंधित विवाद है? यह फ्रंटियर, सीमांत का विवाद है। इस क्षेत्र पे दोनों ही कंट्री का अधिकार है, दोनों ही कंट्री यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, और उसी में कभी कभी क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों के बीच विवाद होती है। और गलवान वैली वाला इंसिडेंट का संबंध भी कुछ यही था। तो भारत और चीन के बीच इन सब चीजों को लेकर के विवाद रहता है। और इसी फिंगर एरिया के इधर देख रहे हैं, यह अक्साई चाइना का क्षेत्र है, जो कंट्रोल्ड बाय चाइना और क्लेम्ड बाय इंडिया। इसको क्लेम इंडिया करता है, लेकिन कंट्रोल किसका है? चीन का है। तो ये डिस्प्यूटेड एरियाज है किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। और अक्साई चाइना के क्षेत्र में चाइना के द्वारा बड़े पैमाने पर, अक्साई चीन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा था, जिसका भारत सरकार ने क्या किया है? विरोध किया है। यह आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है। एग्जैक्टली नेक्स्ट न्यूज भी हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूज कह रहा है, एशिया में वृद्धजनों के कल्याण हेतु एक नीति रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। क्या किसने प्रस्तुत किया है? इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, ADB ने किया है। यह वृद्धजनों के कल्याण एशियाई विकास नीति रिपोर्ट नाम से प्रस्तुत हुआ है। ADB इस रिपोर्ट में वृद्धजनों के कल्याण के 4 प्रमुख पहलुओं की पहचान की गई है। जो 4 ऐसे सेक्टर होंगे जहां पे ओल्ड एज जो होंगे उनको उनके वेलफेयर की बात होगी। एक होगा हेल्थ, ऑब्वियस सी बात है, स्वास्थ्य। दूसरा होगा उत्पादक कार्य, तीसरा होगा आर्थिक सुरक्षा, चौथा होगा सामाजिक संलग्नता। ओल्ड एज में सामाजिक संलग्नता का अर्थ हुआ, ओल्ड एज में क्या होता है देखेंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें सोशल आइसोलेशन की बात होती है, क्योंकि यंग मेंबर अपने काम में व्यस्त होते हैं, घर में वो अकेले होते हैं, या फिर कुछ और कारण से भी वह सोशल आइसोलेशन, फैमिली आइसोलेशन में रहते हैं, जिस कारण से उनमें मानसिक और शारीरिक तो समस्या होती ही होती, मानसिक समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको भी ध्यान में रखा गया है किसमें? ADB में। और इस दिशा में बहुत सारे उपाय सुझाए गए, किसके द्वारा? ADB के द्वारा। यह आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में भारत के संबंध निम्न बातें कही गई। भारत में केवल भारत के संबंध में यह रिपोर्ट क्या कहता है, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो, जो ADB ने वृद्ध जनों के संबंधित जो रिपोर्ट इशू किया है उसमें भारत के संदर्भ में किन किन पॉइंट का उल्लेख, किन किन बिंदुओं का उन्होंने इसमें उल्लेख किया गया है, और ऑप्शंस होंगे, और उस ऑप्शन में हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है भारत में केवल 21% वृद्ध जनों को स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्राप्त है, यह एशिया में सबसे कम है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए अभी इरडा ने क्या किया है,
ओल्ड एज के लिए बीमा पॉलिसी में हेल्थ सर्टिफिकेट के कंपल्सन को समाप्त कर दिया गया। हाल के न्यूज में आप देखेंगे, इधर कुछ दिन पहले यह न्यूज आया था। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 21% ही ओल्ड एज है जिनको इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त है भारत में, जो एशिया में क्या है सबसे कम है, पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है 80 to 90% ऑफ द फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, 80 से 90% वित्तीय संसाधन जो ओल्ड एज के लिए होता है वह निजी आय है, जो प्राइवेट इनकम है और निजी संपत्ति से आते हैं। सरकारी पेंशन या सामाजिक सहायता का योगदान बहुत कम है। देखते हैं ओल्ड एज पेंशन और पेंशन स्कीम्स वगैरह हमारे यहाँ क्या हो गया, समाप्त हो गया ऑलमोस्ट। तो इस कारण से जो है सामाजिक पेंशन और सामाजिक सहायता जो सोशल लेवल पे जो है सहायता होती है वह उसका रेशियो बहुत कम है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होता है ओल्ड एज का, देखेंगे किसी वृद्ध के नाम से कोई संपत्ति होती है तो वह संपत्ति क्या करता है, उस संपत्ति से इनको इनकम की प्राप्ति होती है। किसने कहा, एडीबी के रिपोर्ट में कहा गया है। और आप देखेंगे क्योंकि भारत सरकार ने पेंशन और सामाजिक सहायता जो कार्यक्रम है उसको कर्टेल किया, उसको कम किया है। और पेंशन को कम करने के पीछे उद्देश्य भारत सरकार का कहना था राजस्व घाटे को क्या करना है, कम करना है। क्योंकि पेंशन क्या है, सरकार का राजस्व घाटा अनुत्पादक व्यय, राजस्व व्यय है और अनुत्पादक व्यय। सरकार इसलिए पेंशन स्कीम को क्या की है, खत्म किया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में पेंशन अब नहीं है। तो एडीबी ने यह सलाह दिया है जो भारत सरकार ओल्ड एज के लिए विभिन्न प्रकार के सहायता कार्यक्रम को यथाशीघ्र एज सुन एज क्या करें, स्टार्ट करें। तो ये एडीबी से संबंधित रिपोर्ट है जो कि भारत के संदर्भ में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव न्यूज है। यह क्या है, टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी दुनिया का सबसे ऊंचा खगोलीय पर्यवेक्षण स्थल है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है। कौन सा है, टोक्यो अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल है, टोक्यो ऑब्जर्वेटरी यह इसका फुल फॉर्म हुआ, नाम हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आकाशगंगा का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और उसके निर्माण प्रक्रिया को, फॉर्मेशन प्रोसेस को समझा जाए। उसका डेवलपमेंट और फॉर्मेशन प्रोसेस जो गैलेक्सी है उसको समझा जाए। इस ऑब्जर्वेटरी इसका है जो आपका ये है ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट्स। इसका उद्देश्य है गैलेक्सी के से संबंधित इंफॉर्मेशन को गैदर करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अटाकामा में है। अटाकामा क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है और यह 5640 मीटर की ऊंचे ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप का के निर्माण से संबंधित है। अटाकामा डेजर्ट एरिया में ही क्यों है, तो आप समझिए डेजर्ट एरिया में क्लियर स्काई होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता होती है, वह क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र मरुस्थलीय इसलिए होता है क्योंकि वहां बादल नहीं होता। बादल होगी तो ऑब्वियसली बात है वर्षा होगी। बादल नहीं होता है तो उसके लिए कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए प्रति चक्रवाती दशा। मरुस्थलीय क्षेत्र में एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है, हवाओं का वहां पे क्या होता है, सबसाइडेंस होता है, नीचे की ओर हवा बैठती है, जिस कारण से आसमान एकदम क्लीन और क्लियर होता है। आसानी से आप आसमान में बहुत सारी चीजों को, उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए वहां पे अटाकामा में यह एस्टेब्लिश किया गया। अटाकामा की बात की जाए तो अटाकामा का लोकेशन आप दक्षिण देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है यह, दक्षिण अमेरिका में। इस मैप से आप देख पा रहे होंगे अटाकामा जो है विश्व का ड्राइस्ट डेजर्ट है, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल में से एक आता है अटाकामा। इसका लोकेशन यह है और यह चिली कंट्री है। कहाँ है, चिली के नदर्न पार्ट में है। यहीं पे एक स्थान है जिसका नाम है एरिका, जो ड्राइस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड है। तो इंपॉर्टेंट है, अटाकामा डेजर्ट में यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो इसको पढ़ने के साथ ही साथ हमें चाहिए कुछ इसका स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, इसके इर्द गिर्द आसपास के सूचनाओं को क्या करें, यहीं पे कलेक्ट कर लें। क्या पता वहां से भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अटाकामा डेजर्ट विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। एरिका जो है यह क्या है, यह ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का शुष्कतम स्थान है। फिर अगर चिली में हम लोग चलें तो चिली में दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगी। चिली के उत्तरी भाग में डेजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेजर्ट क्लाइमेट होगा, मरुस्थलीय जलवायु होगा। मध्यवर्ती भाग में जो जलवायु है वह उसको कहते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। अर्थात यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है और सदर्न पार्ट में जो यहाँ इसका क्लाइमेट है वह वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सालों भर वर्ष भर वर्षा होती है।
वर्ष भर वर्षा होती है। तो चिली के बारे में यह छोटा सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावे भी साउथ अमेरिका में आप जाएं तो साउथ अमेरिका के और इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। साउथ अमेरिका में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर यहाँ देखा जाए चलते चलते तो आप देख सकते हैं बोलिविया और पराग्वे, दो ऐसा कंट्री है जो क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, दो मात्र स्थल अवरुद्ध देश है। ध्यान रखिएगा, हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में लैंड लॉक्ड कंट्री स्पेशली क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। क्योंकि साउथ अमेरिका में दो ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे लेक टिटिकाका जो है वह दो कंट्री है, बोलिविया और पेरू के बीच स्थित है। तो इस तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को आप क्या करें, करंट अफेयर्स के साथ जरूर गैदर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है, हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। एग्जैक्टली ज्वालामुखी हमें ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। ज्वालामुखी में से बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक जागृत ज्वालामुखी होता है जिसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, डॉर्मेंट वोल्केनो होता है, दूसरा डेड होता है, तो प्रसुप्त होता है, और मृत ज्वालामुखी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और ज्वालामुखी का लोकेशन और ज्वालामुखी के नाम के बारे में हमें ज्योग्राफी में फैक्चुअल चीजों को ध्यान रखना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सारे ज्वालामुखी से क्वेश्चंस नहीं आते। जो करंट में न्यूज में चर्चा में रहा है वैसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। तो इसी में है इंडोनेशिया के माउंट रुआंग ज्वालामुखी। माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है वह कहाँ है, इंडोनेशिया में है, जिसमें इरुप्शन हुआ है, जिसमें उद्गार हुआ है। अब इसके बारे में जानना चाहिए, इंडोनेशिया में यह कहाँ है, तो इंडोनेशिया में यह सुलावीस द्वीप पे है। इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, यह कहाँ है, सुलावीस द्वीप पे है। और यह स्ट्रेटो वोल्केनो का होता है। स्ट्रेटो वोल्केनो का अर्थ हुआ वोल्केनो के अलग अलग लेयर्स हैं। यहाँ पे वोल्केनो के अलग अलग लेयर्स हैं, टाइम टू टाइम यह इरुप्ट होते रहता है और अलग अलग इसके क्या होते हैं, स्तर बनते रहते हैं। और यह किसका पार्ट है, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ, प्रशांत महासागर के अग्नि वलय का पार्ट है। आइए देखते हैं मैप पे यह क्या है, यह कहाँ है और क्या है। यह देखिए, ये प्रशांत महासागर के किनारे सराउंडिंग जो है यह फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यह क्या है, प्रशांत महासागर का। ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में दो तरह के मार्जिन होते हैं प्लेट के, जो कि वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है डाइवर्जिंग मार्जिन, दूसरा होता है कन्वर्जिंग मार्जिन। एक होता है अपसारी सीमा, दूसरा होता है अभिसारी सीमा, जब दो प्लेट आपस में टकराता है। और यह जो है यह क्या है, अभिसारी सीमा है। अभिसारी सीमांत के सहारे यह जो है यह फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन है। तो अब देखेंगे, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन के सहारे यह इंडोनेशियन वोल्केनो था, और उसमें मैंने बोला सेलेवीज आइलैंड, यह सेलेवीज आइलैंड का लोकेशन है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सेलेवीज आइलैंड का यह लोकेशन फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। यह भी हमारे एग्जाम में स्टैटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट पैकेज है। हमारे जो कल परसों 2 दिन के जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उससे संबंधित यह न्यूज है। तो इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स के इस सीरीज को रेगुलर फॉर्म में लाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड के जगह लाइव करंट अफेयर्स 8 बजे सुबह हम लोग सुबह का चाय और करंट अफेयर्स एक साथ हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो। अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताएं, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।